गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी और उसके इर्द गिर्द के क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से ही उठाया है, जो एनसीईआरटी से फॉर्म किया गया है। बोलता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में से ब्राउन रिंग का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, ब्राउन रिंग एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से दिया है। ये नाइट्रेट का टेस्ट होता है। किसका होता है? नाइट्रेट का टेस्ट होता है। और पी ब्लॉक चैप्टर आप ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें जो अपने को सैंपल दिया होता है नाइट्रेट वाला वो डालते हैं। एक सैंपल है जिसमें नाइट्रेट है। ठीक है, उसके बाद में FeSO4 का सॉल्यूशन डालते हैं इसमें। एक्सपेरिमेंट समझा रहा मैं आपको, मतलब कोई भी कंपाउंड डाल दिया। सबसे पहले मैं एक अच्छी सी टेस्ट ट्यूब बना लेता हूँ। ये टेस्ट ट्यूब ले ली, इसमें कोई भी कंपाउंड डाल दिया है जो अपने अननोन है, कंपाउंड दे दिया। ठीक है, और इस कंपाउंड में क्या होगा? इस कंपाउंड में होगा NO3 तो होगा ही होगा, नाइट्रेट या नाइट्राइड का टेस्ट होता है। ठीक है, तो नाइट्रेट तो होगा ही होगा। उसके बाद में इसमें डालते हैं अपन लोग FeSO4। क्या डालते हैं? ये ग्रीन कलर का ही होता है FeSO4। ऊपर से डाला FeSO4, इसको हमेशा ताज़ा बना के डालते हैं। ठीक है, उसके बाद में टेस्ट ट्यूब के किनारे किनारे पे, टेस्ट ट्यूब के किनारे किनारे, टेस्ट ट्यूब के सहारे सारे H2SO4 डालते हैं। फिर इसको करते हैं अच्छे से सेक या हीट करके सेक करते हैं। तो बाद में क्या होता है, सॉल्यूशन अपने पास में एक जैसा बन जाता है। मान लीजिए ये अपनी टेस्ट ट्यूब थी, एक जैसा सॉल्यूशन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गंदा सा सॉल्यूशन बनेगा। गंदा कलर कौन सा ले लूँ मैं आपको समझाने के लिए? ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे बन गया, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसमें से एक थोड़ा ज़्यादा ही डार्क होगा, एक ऊपर सॉल्यूशन रह गया, एक नीचे सॉल्यूशन रह गया। ठीक है, अब इन दोनों सॉल्यूशन के बीच में आपकी एक बनेगी ब्राउन कलर की रिंग, ब्राउन कलर की एक रिंग बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ब्राउन कलर की रिंग बन जाती है, इसे बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। और ये नाइट्रेट का टेस्ट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो तो आपको रटना ही पड़ेगा। 5 पानी होते हैं इसमें। कितने होते हैं? 5 पानी। ठीक है, FeS2O5 NO और ऊपर +2। और कभी कभी बाहर +2 ना दिया हो तो बाहर देता है SO4-2। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है, लर्न होना चाहिए आपको। ठीक है, और ब्राउन रिंग में आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +1 में है। Fe+1 में ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी याद रखना है। इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, ये भी याद रखना है। तो एक क्वेश्चन था, उसमें मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी। फिर अगला क्वेश्चन है, फॉर नाम दिया हुआ है, कॉमन नेम, IPC नेम दिया और फॉर्मूला पूछ रहा है। बोलता है डाई एमीन, मतलब एमीन 2 आ रहे हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। डाई क्लोरो, क्लोरो सब में 2 है। डाई साइनो, साइनो भी सब में 2 है। और क्रोमेट, मतलब कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से इसका काम होने वाला है, ऐसे काम होने वाला है नहीं इसका। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपन निकालते हैं अगर, तो देखिए क्रोमियम की अपने को कितनी दे रखी है? +3 दी। क्लोरीन की कितनी होती है? -1। -1 एक की होती है, 2 क्लोरीन की -2। साइनाइड की होती है -1, तो 2 साइनाइड की कितनी हो जाएगी? -2। अमोनिया होता है न्यूट्रल, 0, इक्वस टू एक्स। इक्वस टू एक्स क्यों किया? इक्वस टू में जो भी आएगा वो उसके कॉम्प्लेक्स के ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 इक्वस टू एक्स। मतलब कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर में जो चार्ज होता है ना, वो इक्वस टू एक्स के बराबर जाता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना आएगा? -1। फोर्थ ऑप्शन आसान था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अगला है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का ऑर्डर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो फॉर्मूला होता है, पहले अपन फॉर्मूला लिखते हैं EAN का। EAN का फॉर्मूला क्या होता है? इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन इसमें हर एक की EAN सॉल्व करके निकाल नहीं है, मैं आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। Z- ऑक्सीडेशन स्टेट +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आप इसमें देखोगे Z क्या होता है? Z होता है सेंट्रल एटम की Z, मतलब कि उसका एटॉमिक नंबर। तो सेंट्रल एटम तो सब में सेम है तीनों ऑप्शन में, तो Z तो हो गया कॉमन, Z तक कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें 0 है, इसमें +1 है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे चेंज होगी, इसमें सॉरी -1 है, इसमें +1 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। कोऑर्डिनेशन नंबर इनके नंबर का, लिगेंड का नंबर, तो इस पर भी डिपेंड करेगी नहीं डिपेंड कर रही है। अपने को निकालना, वैल्यू थोड़ी निकालनी न्यूमेरिकल, अपने को कंपेयर करना है। तो EAN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि माइनस, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में ज़्यादा होगी उसका
EAN ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन करने का तरीका, स्मार्ट तरीका, कैलकुलेट नहीं करना। तो इसमें -1 चार्ज है, फिर ये 0 हो गया, ये +1 हो गया। चार्ज नहीं दी, ऐसे हल्के से चार्ज मत देख लेना आप। मैं क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहा हूँ माइनस, क्योंकि कोबाल्ट न्यूट्रल है तो -1 है यहाँ 0 है कोबाल्ट, सॉरी क्रोमियम, और यहाँ क्रोमियम +1 में। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखी मैंने इसका, जिसकी ज़्यादा माइनस में थी वही, और माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो माइनस जितना ज़्यादा होगा वो ज़्यादा EAN शो करेगा। फिर जैसे जैसे पॉजिटिव बढ़ता जाएगा EAN कम होती जाएगी, क्योंकि वो तो नेगेटिव के प्रोपोर्शनल है। तो क्वेश्चन करने का तरीका कैसा लगा मेरा, वो मेरे को जरूर बताया आप कमेंट करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, IUPAC नाम पूछा है अपने को, फॉर्मूला दे दिया है। एक क्रोमियम है और पहली बात है इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। अगर आगे कुछ होता तो ये नेगेटिव पार्ट बनता तो क्रोमेट आता, पीछे कुछ होता तो क्रोमियम होता, ठीक है। तो क्रोमेट तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, क्योंकि ये -8 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के लिए लगता है। बात खत्म। तो आएगा तो क्रोमियम ही। और ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता लग रही, निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से पता लग रही है न्यूट्रल है क्रोमियम। और ये देखिए, और जो ऑर्गेनिक पार्ट जो भी होता है ना, इसको हमेशा ईटा से शो करते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा आसानी से। सॉरी ईटा इसमें भी है, ठीक है। और ट्राई कार्बोनिल, अब ट्राई को तो यूज़ करना नहीं है, ये इसका नाम हो रहा है कार्बोनिल से शुरू, और इसका नाम हो रहा है बेंजीन से शुरू। तो पहले तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग बेंजीन आएगा, और इसने क्या ले लिया, कार्बोनिल को। तो ये हो गया गलत, और ये फोर्थ वाला हो गया सही। जीसे सॉल्ट का फॉर्मूला पूछ रहा है, एग्जाम में आता रहता है कभी कभार, अब डायरेक्ट ही रटना होता है ये फॉर्मूला। तो पोटेशियम, और जिसे में प्लेटिनम होता है, ठीक है। और ये है इथाइलिन, और ये है 3 क्लोरो, ठीक है। जैसे आपने याद रखा था ना, ब्राउन रिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NCERT में दिया है। जिसे NCERT में नहीं दिया बट आता रहता है, क्योंकि तो याद रखना जरूरी है आपको, ठीक है। आज जीसे को भी याद रख दीजिए, जीसे कैसा, PT जैसा, ओके। 3 Cl है ना, Z, ओके। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम इज 6। अब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आपको जब भी आए तो EDTA, क्योंकि EDTA अब ऑप्शन में पड़ा है। EDTA क्या होता है, हेक्साडेंटेड होता है, तो आपका माइंड में तुरंत कैप्चर कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन से मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह पूछ रहा है, ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए ये कार्बोनिल जो होता है ना, वो जनरली वीक फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन एक्सेप्शन होता है, अगर ये कोबाल्ट के साथ चला जाए तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वालों की हाइब्रिडाइजेशन में D हमेशा आगे आता है, तो ये S वाले तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। S वाला तो हो ही नहीं सकता, सॉरी। और ये है भी कार्बोनेट, कार्बोनिल नहीं है, कार्बोनेट है, तो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये S जिसमें आगे आ रहा है वो तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि कार्बोनेट है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। उसके बाद में अब इसकी देखिए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कार्बोनेट है ना, मतलब कि -2 है, चार्ज है ना, मतलब 2 का काम करेगा, बाइडेंटेड लिगेंड है। तो ये टोटल इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। और जब 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन भी यहाँ 6 काम में आने चाहिए, 2D 1S 3P, टोटल कितने हो गए 6। इसमें कितने हो रहे हैं, इसमें हो रहा है 1 2 3 और 4, इसमें 4 काम में आ रहा है, तो 4 तो होगा नहीं, कितना होगा 6। आसानी से देख करके कैलकुलेट कर सकते हो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैंने क्यों नहीं कैलकुलेट की, सबकी सेम थी। अगला है, इसका नाम पूछा है FeCN। अब देखिए ये है ना नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें 8 जरूर लगेगा, ठीक है। तो आयरन वाले को तो हटा ही दो आप, आयरन वाले हटा दो, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि सब में तो 3 दे रखी है। अब ये 6 बार आया है, तो क्या लिखेंगे, हेक्सासाइनो, क्या लिखेंगे, हेक्सासाइनेडो। ये क्या है, CN को बोलते हैं साइनेडो, तो साइनेडो, फेरेट और 3 आयन। अगला क्वेश्चन, इसका भी IUPAC नाम पूछा, ये सारे क्वेश्चन आए हुए नीट में, देखिए 2015 वगैरह ईयर भी लिखे हुए हैं, ओके। द करेक्ट IUPAC नेम फॉर क्रोमियम FeEN2Cl, इसका भी करेक्ट नाम पूछा है, ठीक है। तो इसमें अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट तो सबकी सेम दी है, तो निकालने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले देखिए लिगेंड के नाम लिखेंगे, तो ये है फ्लोरो, F से शुरू, ये है इथाइलिन डाइमीन, E से शुरू, तो पहले E आता है फिर बाद में F आता है। और एक और था यहाँ पे क्लोरीन, और क्लोरीन तो बाहर है तो बाद में लिखा जाएगा नंबर के, तो क्लोराइड लिखा जाएगा,
इसने पहले क्लोरो लिख दिया, तो ये तो गलत हो गया। और इसमें नेमिंग में पहले कौन आएगा वो ज़रूरी है, तो नेमिंग में ई पहले आता है, तो ई एफ इथाइलिन, ई एन है, ये इथाइलिन डाइमीन है, लेकिन इसने दिया नहीं है सब में क्लोरो, इसमें भी क्लोरो दे दिया, तो ये तो गलत हो गया। डाईफ्लोरोबिस, अब डाईफ्लोर, इसमें फ्लोरीन को ही पहले दिया है, तो फ्लोरीन को पहले लिया, लेकिन आना नहीं चाहिए था, ठीक है। डाईफ्लोरोबिस इथाइलिन डाइएमीन क्रोमियम क्लोराइड, ये आ जाएगा इसका सेकंड। और थर्ड भी सही है, डाईफ्लोरोबिस इथाइलिन डाइएमीन क्रोमियम क्लोराइड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब था, हालांकि इसमें उल्टा करना चाहिए था कि एक मिथाइलिन को आगे रखना चाहिए था, और जिस मिथाइलिन आगे होगा वही आंसर होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन, द हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स बनाया गया, एक क्लोरो है। चलिए क्लोरो कितना है, एक ही है, कुछ ने आगे नहीं दिया, मतलब एक ही क्लोरो है। इसमें कितने क्लोरो, 3 क्लोरो, गलत है। इसमें कितने और बाद में कॉम्प्लेक्स के बाद में क्लोराइड है, मतलब बाद में बाहर क्लोराइड होना चाहिए, सीधी सी बात है ना। बाद में नंबर के बाद में लिखा, मतलब कि कॉम्प्लेक्स के बाद क्लोराइड होना चाहिए, ये भी सही है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर क्लोरो नहीं दिया, तो ये नहीं हो सकता। तो आंसर क्या जाएगा, यही जाएगा। ऐसे आपको देख के ही सॉल्व करने हैं, पूरा सही से टाइम नहीं लगाना है, जैसे अपन बोर्ड में करते हैं वैसे नहीं करना है, क्योंकि क्लोरो पहले लिखा मतलब अंदर भी आएगा, बाद में लिखा मतलब बाहर भी आएगा, तो अंदर भी आएगा बाहर भी आएगा, तो अंदर और बाहर कौन से कॉम्प्लेक्स में था, पहले में था, आंसर आ गया सीधा। चलिए अगला है, इसका आईपीसी नाम पूछा है। अब इसमें देखिए सबसे पहले ये तो आएगा अमीन, ए से स्टार्ट है नाम इसका ब्रोमो का बी से शुरू है, ये नाइट्रो है, ये क्लोरो है। पहले सबसे पहले अमीन आएगा, भले कुछ भी आए, तो अमीन कितने हैं, 3 बार है, तो ट्राईएमीन 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 ट्राईएमीन, ठीक है। उसके बाद ब्रोमो आएगा, ब्रोमो एक है, तो ब्रोमो एक ही आएगा, ब्रोमो। ये क्लोरो बोल रहा है गलत, ये बोल रहा है नाइट्रो, ये भी गलत, ठीक है। उसके बाद में आएगा कौन, क्लोरो, इसमें नाइट्रो कह दिया, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आते हैं नाम, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, बोल रहा है, ये भी 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है, डाईक्लोरोबिस। डाईक्लोरो मतलब कि क्लोरीन कितने होने चाहिए, देखो कॉम्प्लेक्स के बाद में कोई क्लोरीन नहीं है, मतलब कि बाहर क्लोरीन नहीं होगा, बाहर क्लोरीन नहीं होगा मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं है। अंदर क्लोरीन है, और अंदर कितने क्लोरीन है, कॉम्प्लेक्स के बाहर कुछ है ही नहीं है ना, तो देखिए डाईक्लोरोबिस, बिस यूरिया, मतलब यूरिया जो है ना वो 2 बार आना चाहिए, यूरिया इसमें भी 2 बार है, 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 ठीक है। तो यूरिया तो 2 बार है सब में, डाईक्लोरो, और क्लोरो कितना आना चाहिए अंदर, 2 बार, ठीक है। तो डाईक्लोरो क्रोमियम और कॉपर +2, ये इसका डी सही आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग का, डायपोल मोमेंट का ऑर्डर पूछ रहा है। डायपोल मोमेंट के ऑर्डर का क्वेश्चन आता ही रहता है, अभी 2020 में 21 में भी आया था। जिसका भी साइड एटम सेम हो और लॉन पेयर जीरो हो, उसका म्यू कितना होता है, 0 होता है। जैसे CH4 में साइड एटम सेम है, कार्बन के ऊपर कोई लॉन पेयर नहीं है, तो इसका 0 होता है। NH3 और NF3 में NCERT बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि NH3 का ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें सारी डायरेक्शन एक जैसी होती है, मतलब कि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, NH3 में एक डायरेक्शन में होते हैं। NF3 में लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे को अपोज करते हैं, ठीक है। इसको अपन डिटेल में जब अगला क्वेश्चन आएगा कभी तो उसमें समझेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन NH3 का ज़्यादा होता है, NCERT एक्सप्लेन करती है। और बाकी NH3 और वाटर में कंपेयर करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे कंपेयर कर लो आप, क्योंकि वाटर का NH3 से ज़्यादा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहला आंसर जाएगा इसका। अगला है मॉलिक्यूल हैविंग शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा है। वैसे मुझे पता है O2 का पता होता है अपने को बॉन्ड ऑर्डर, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है भाई, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बॉन्ड ऑर्डर 2 है। अब देखिए O2 को मैं यहाँ लिखता हूँ बीचों बीच में, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है। O2 से 1 इलेक्ट्रॉन कम करोगे तो आप जाओगे O2+ में, तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1.5। एक इलेक्ट्रॉन कम करोगे तो 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाएगा। O2-
1 में जाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर जाएगा 2.5। O2-2 में जाओगे मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा है आपने, तो बॉन्ड ऑर्डर जाएगा 3। और बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जिसका बॉन्ड और अपने को शॉर्टेस्ट पूछा है, शॉर्टेस्ट पूछने के लिए बॉन्ड लेंथ, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ पूछा मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम किसके लिए, इसके लिए। तो ये जाएगा आंसर। समझे आप? अपने को ये पूरा एमओटी बनाने की जरूरत नहीं है। O2 का पता होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2 है, फिर पॉइंट इलेक्ट्रॉन कम होगा तो 0.5 से कम करते जाओ, और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो 0.5 से बढ़ा दो। रुकी, शायद मैंने गलत कर दिया है। सबसे बेस्ट तरीका वो होता है कि घटाते बढ़ाते हैं और नाइट्रोजन के हिसाब से 14 से। 14 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, 14 इलेक्ट्रॉन अगर हो तो। 15 का होता है 2.5, 16 का होता है 2, 17 का होता है 1.5, 18 का होता है 1, 19 का होता है 0.5 बॉन्ड ऑर्डर। ऐसे कम करना होता, मैंने गलत बता दिया था, सॉरी। तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि आप निकालोगे इनमें सब में इलेक्ट्रॉन का नंबर। इसमें हो गया 15 इलेक्ट्रॉन, इसमें हो जाएंगे 17 इलेक्ट्रॉन, इसमें हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन। तो 15 इलेक्ट्रॉन वाला कौन हो गया, ये वाला। 17 वाला ये रहा, और 16 वाला ये रहा। अब अपने को देखना है बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अपने को बॉन्ड लेंथ देखनी है कम, तो बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए ज़्यादा। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा कितने में, अभी तो अपने पास में 15 वाले के पास में, तो इसका आंसर जाएगा ये। ठीक है। और अब मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ, मतलब आप बुरा मान जाएंगे शायद, पहले एक बार गलत कर दिया इसलिए, बट ये होता है ऑक्सीजन। अपने केस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही सिलेबस में है। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही सिलेबस में है। तो O2+2, नाइट्रोजन में तो एक्सेप्शन भी आता है, O2 में कोई एक्सेप्शन नहीं आता है। जो पीरियोडिक टेबल में कंसेप्ट लगता है वही लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे उसका बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। O2, फिर O2+1, O2, फिर O2-1, फिर O2-2। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव और इन्वर्सली पॉजिटिव। अब शॉर्टेस्ट पूछा है तो O2, इसमें जो अभी ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग O2+2 तो है नहीं ऑप्शन में, तो O2+ चला जाएगा। ये सिर्फ ऑक्सीजन के केस में लगता है, और ऑक्सीजन क्योंकि अपने कम से कम 40 बार क्वेश्चन आ चुका होगा ऑक्सीजन के ऊपर में, इसीलिए ऑक्सीजन का आप माइंड में ऐसे भी याद रख सकते हो, कम टाइम में क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है PCl5 जो होता है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। NCERT में दे रखा है PCl5 जो है ना, वो गैसेस में दे रखा है अपने को, जो दे रखा है ना वो PCl5 जो होता है। PCl5 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता रहता है। वो है ना, अगर उस सॉलिड स्टेट में देखा जाए तो कैसे एग्जिस्ट करता है, PCl4+, एक तो उसमें बढ़ा दो और एक इसमें से घटा दो, एक क्लोरीन बढ़ा दो, एक क्लोरीन घटा दो, बस ऐसे रहता है, एग्जिस्ट करता है। NCERT का ही लाइन है ये, डिट्टो। तो इसको याद रखना है, कमेंट करके बताना कैसा लगा है।